रात असामान्य रूप से शांत थी। दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके में स्थित एक भव्य महलनुमा बंगले की ऊंची दीवारों के भीतर बेचैनी फैली हुई थी। देश के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक अरबपति रिचर्ड वॉल्टन अपने नवजात बेटे को गोद में लिए खिड़की के पास खड़े थे। उनकी पत्नी एलिना की आंखों में खुशी के साथ डर भी था। उनका बेटा, जिसका नाम उन्होंने प्यार से वाल्नेय रखा था, उनकी दुनिया था, लेकिन उसी दुनिया पर किसी की काली नजर पड़ चुकी थी। बिजनेस की दुनिया में दुश्मन कम नहीं होते। एक गुमनाम संदेश आया था, अगर बच्चे को जिंदा रखना है तो उसे दुनिया से गायब करना होगा। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि पिछले कुछ महीनों में हुए हमलों ने साबित कर दिया था कि खतरा वास्तविक है। रिचर्ड के सामने सबसे कठिन फैसला था। एक पिता के रूप में वे अपने बेटे को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन एक समझदार इंसान के रूप में जानते थे कि उसकी जान खतरे में है। कई रातों की बेचैनी के बाद उन्होंने एक योजना बनाई। देश के दूरस्थ हिस्से में एक छोटा सा गांव था, धनपुरा। वहां एक गरीब लेकिन ईमानदार दंपत्ति रहते थे, मोहन और सरला। उनके पास धन नहीं था, पर इंसानियत और सादगी की दौलत थी। रिचर्ड ने अपने विश्वसनीय व्यक्ति के माध्यम से उनसे संपर्क कराया। आधी रात को एक गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर आकर रुकी। मोहन और सरला ने दरवाजा खोला तो उनके सामने एक कंबल में लिपटा मासूम बच्चा था और साथ में एक भारी बैग। उनसे कहा गया, इस बच्चे को अपना समझ कर पालो, इसकी पहचान गुप्त रखो, समय आने पर सच्चाई बताई जाएगी। सरला ने बच्चे को सीने से लगाया तो उसे लगा जैसे उसकी सूनी गोद भर गई हो। मोहन ने बिना सवाल किए हामी भर दी। उस रात से वाल्नेय एक अरबपति का बेटा नहीं, बल्कि एक किसान का बेटा बन गया। गांव में उसे सब वालू कहने लगे। मिट्टी में खेलना, तालाब में कूदना, खेतों में दौड़ना, यही उसकी दुनिया बन गई। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। वह बाकी बच्चों से अलग सोचता था। वह पूछता था कि आसमान नीला क्यों है, शहरों में इतनी ऊंची इमारतें कैसे बनती हैं और लोग अमीर गरीब क्यों होते हैं। गांव के लोग उसकी बातों पर हंसते। कई बार उसे ताने मिलते, किसान का बेटा होकर अंग्रेजी बोलता है। स्कूल में भी उसे अलग नजर से देखा जाता। उसके कपड़े हमेशा साफ रहते, उसकी लिखावट सुंदर थी और उसकी आदतें गांव के बच्चों से अलग थीं। कुछ बच्चे उससे जलते थे। उनमें से एक थी कपेरा। वह गांव के प्रधान की बेटी थी, खूबसूरत, तेज और आत्मसम्मानी। शुरू में वह वाल्नेय की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुई, लेकिन दोस्तों के बीच उसका मजाक उड़ाती। एक दिन उसने सबके सामने कहा, तुम्हारी औकात क्या है, बड़े सपने मत देखा करो। उस दिन वाल्नेय चुप रहा, लेकिन भीतर कुछ टूट गया। रात को खेत में खड़े होकर उसने सितारों की ओर देखा और खुद से वादा किया कि एक दिन वह अपनी पहचान खुद बनाएगा। गांव के कुछ लोग उसकी पढ़ाई में बाधा डालने लगे। उसकी किताबें गायब कर दी जाती। स्कूल जाते समय रास्ता रोका जाता। मोहन को ताना दिया जाता कि बेटे को पढ़ाकर क्या मिलेगा। लेकिन मोहन और सरला ने हार नहीं मानी। वे खुद भूखे रह जाते, पर उसकी फीस भरते। समय तेजी से बीता। जब वाल्नेय 14 साल का हुआ, एक दिन गांव में कई काली गाड़ियां आईं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उनमें से उतरे रिचर्ड और एलिना। मोहन और सरला के घर के सामने सच्चाई सामने आई। वाल्नेय को बताया गया कि वह वास्तव में एक अरबपति परिवार का बेटा है। उसके दुश्मनों से बचाने के लिए उसे यहाँ पाला गया था। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मोहन और सरला की ओर देखा। उनकी आंखों में डर था कि कहीं वह उन्हें छोड़ न दे। लेकिन वाल्नेय ने दोनों परिवारों को गले लगाया और कहा, माँ बाप एक नहीं होते, प्यार 2 बार भी मिल सकता है। कुछ महीनों बाद वह विदेश चला गया उच्च शिक्षा के लिए। नई दुनिया, नई भाषा, नए लोग। शुरुआत में उसे अकेलापन महसूस हुआ। उसे गांव की सादगी याद आती, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। वह सिर्फ अपने पिता की दौलत पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। उसने खुद स्टार्टअप शुरू किया, रिसर्च की, निवेशकों से मिला। 5 साल में उसने अपनी अलग पहचान बना ली। जब वह वापस भारत लौटा तो मीडिया ने उसे हाथों हाथ लिया। वह अब सिर्फ वारिस नहीं, बल्कि एक युवा विचारक था। उसने अपने गांव धनपुरा में आधुनिक स्कूल, अस्पताल और टेक्नोलॉजी सेंटर बनवाए। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही अब गर्व से उसका नाम लेते। उसने राजनीति में कदम रखा, लेकिन सत्ता के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए। उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई,
युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं शुरू की, किसानों के लिए नई तकनीक लाई। एक दिन उसके ऑफिस में एक मुलाकात तय हुई। सामने खड़ी थी कपेरा। वह अब पहले जैसी नहीं थी, उसके चेहरे पर परिपक्वता थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने स्कूल में तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई, मुझे माफ कर दो। वाल ने मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हारे शब्दों ने मुझे मजबूत बनाया। कपेरा की आंखों में आंसू थे। समय ने दोनों को बदल दिया था। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से जुड़ने लगा। इस बार अहंकार नहीं, समझ थी। कपेरा ने सामाजिक कार्यों में उसका साथ दिया। दोनों ने कई देशों की यात्राएं की, निवेश सम्मेलनों में भाग लिया, वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। वालने ने साबित किया कि असली महानता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। वह संसद में खड़ा होकर बोलता तो युवाओं में जोश भर जाता। बिजनेस मीटिंग्स में उसकी रणनीति की सराहना होती। फाइनेंस मीटिंग्स में उसकी समझ को चुनौती देना आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी धनपुरा की मिट्टी को नहीं भुलाया। हर निर्णय में उसे अपने किसान पिता की मेहनत याद रहती और अपनी मां सरला की दुआएं। कपेरा अब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। एक लंबी विदेश यात्रा के दौरान जब वे समुद्र किनारे बैठे थे, कपेरा ने कहा, अगर उस दिन मैं तुम्हें चोट न पहुंचाती तो शायद तुम इतने मजबूत न बनते। वालने ने हंसते हुए जवाब दिया, हर दर्द एक शिक्षक होता है। धीरे धीरे वह देश का नायक बन गया, लेकिन उसके भीतर आज भी वही गांव का वालू जिंदा था, जो सितारों को देखकर सपने देखता था। वालने के जीवन की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। बाहर से वह सफल, आत्मविश्वासी और दूरदर्शी दिखाई देता था, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वह अभी भी उस छोटे से गांव धनपुरा का लड़का था, जिसने तानों और संघर्षों के बीच अपने सपने संवारे थे। देश में उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। युवाओं के बीच वह प्रेरणा बन चुका था। उसके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होते, बिजनेस जगत उसकी रणनीतियों को सराहता और राजनीतिक गलियारों में उसका नाम गंभीरता से लिया जाने लगा। लेकिन जितनी तेजी से वह ऊपर उठ रहा था, उतनी ही तेजी से उसके विरोधी भी सक्रिय हो रहे थे। एक शाम जब वह अपने कॉरपोरेट मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ मीटिंग खत्म कर रहा था, उसके निजी सुरक्षा अधिकारी ने धीरे से आकर कहा, सर, हमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिख रही हैं। आपके पुराने दुश्मन फिर सक्रिय हो सकते हैं। वालने के चेहरे पर एक पल के लिए वही पुरानी रात की छाया उभरी, वही रात जब उसे अपनी असली पहचान से दूर भेज दिया गया था। उसने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश कर रहा है। उधर गांव धनपुरा में भी बदलाव की हवा चल रही थी। आधुनिक स्कूल बन चुका था, अस्पताल में नई मशीनें लग चुकी थीं और युवाओं के लिए स्किल सेंटर खुल चुका था। लेकिन कुछ लोगों को यह बदलाव रास नहीं आ रहा था। पुराने प्रधान और उनके समर्थक मानते थे कि वालने की बढ़ती ताकत उनके प्रभाव को खत्म कर देगी। कपेरा अब पूरी तरह से वालने के मिशन का हिस्सा बन चुकी थी। उसने सामाजिक परियोजनाओं की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वह गांव-गांव जाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती, शिक्षा के महत्व को समझाती। लोग अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे थे। एक दिन राजधानी में एक बड़ी राजनीतिक बैठक रखी गई। देश के बड़े उद्योगपति, वित्त विशेषज्ञ और कुछ प्रभावशाली नेता मौजूद थे। चर्चा का विषय था देश की नई आर्थिक नीति। वालने ने अपनी प्रस्तुति में ग्रामीण विकास, पारदर्शिता और युवा उद्यमिता को केंद्र में रखा। उसकी बातों ने कई लोगों को प्रभावित किया, लेकिन कुछ चेहरों पर असहमति साफ दिख रही थी। बैठक के बाद एक वरिष्ठ नेता ने उसे अलग बुलाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। राजनीति सिर्फ आदर्शों से नहीं चलती, समझौते भी करने पड़ते हैं। वालने ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर समझौते देश के हित में हो तो मैं तैयार हूं, लेकिन अगर वे सिर्फ सत्ता बचाने के लिए हो तो मैं पीछे हटना पसंद करूंगा। यह जवाब कई लोगों को नागवार गुजरा। अगले ही सप्ताह मीडिया में उसके खिलाफ झूठी खबरें चलने लगीं। उस पर आरोप लगाए गए कि उसने विदेश में पढ़ाई के दौरान अवैध निवेश किए थे। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। उसके विरोधी यही चाहते थे कि वह भावनात्मक रूप से टूट जाए। लेकिन वालने ने अपने पिता रिचर्ड से सीखा था कि संकट में शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने सारे दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए, स्वतंत्र जांच की मांग की और खुले मंच पर बहस के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। झूठ फैलाने वालों की साजिश उजागर हो गई। इस बीच एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था।
मोहन, उसके दत्तक पिता, गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वाल्नेय तुरंत धनपुरा पहुंचा। अस्पताल के कमरे में मोहन कमजोर हालत में लेटे थे। उन्होंने वाल्नेय का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन मत भूलना। वाल्नेय की आंखें नम हो गईं। उसने वादा किया कि वह कभी अपनी जड़ों से दूर नहीं होगा। कुछ दिनों बाद मोहन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह वाल्नेय के जीवन का सबसे बड़ा व्यक्तिगत आघात था। मोहन की अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। जिन लोगों ने कभी उसका विरोध किया था, वे भी श्रद्धा से खड़े थे। वाल्नेय ने वहीं तय किया कि वह अपने गांव को आदर्श मॉडल बनाएगा, जहां शिक्षा, रोजगार और सम्मान हर किसी को मिले। उधर कपेरा भी उसके साथ मजबूती से खड़ी रही। उसने उसे संभाला, उसके दर्द को समझा। एक रात जब वे गांव के उसी पुराने खेत में खड़े थे जहां कभी वाल्नेय ने सितारों से वादा किया था, कपेरा ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम अकेले नहीं हो। उस क्षण वाल्नेय ने महसूस किया कि असली ताकत धन या सत्ता नहीं, बल्कि रिश्ते हैं। उसने कपेरा से कहा, मैंने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अगर अपने लोगों को खो दूं तो सब बेकार है। धीरे धीरे उसने अपने काम की दिशा और स्पष्ट की। उसने राजनीति में औपचारिक रूप से प्रवेश किया, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ। उसने युवा नेताओं की टीम बनाई, पारदर्शी फंडिंग सिस्टम लागू किया और हर फैसले को सार्वजनिक मंच पर चर्चा के लिए रखा। कुछ महीनों बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे देश के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। वहां उसने भारत के ग्रामीण विकास मॉडल पर भाषण दिया। उसकी बातों ने दुनिया का ध्यान खींचा। निवेश बढ़ने लगे, नए प्रोजेक्ट शुरू हुए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके दुश्मन हार मानने वाले नहीं थे। एक नई साजिश रची जा रही थी। इस बार सिर्फ उसकी छवि नहीं, बल्कि उसकी जान को निशाना बनाने की योजना थी। एक रात जब वह राजधानी से धनपुरा लौट रहा था, उसकी गाड़ी का पीछा किया गया। सड़क सुनसान थी। अचानक सामने से एक ट्रक तेज रफ्तार में आया। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी मोड़ी। कार सड़क किनारे पलटते पलटते बची। सुरक्षा टीम सक्रिय हो गई। हमलावर भाग निकले। यह स्पष्ट था, खतरा फिर लौट आया है। अस्पताल में हल्की चोट के साथ वाल्नेय लेटा था। कपेरा उसकी बगल में बैठी थी। उसने कहा, क्या यह सब कभी खत्म होगा? वाल्नेय ने धीमे स्वर में कहा, जब तक बदलाव से डरने वाले लोग रहेंगे, संघर्ष भी रहेगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो बचपन में थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह अकेला नहीं था, उसके साथ पूरा देश खड़ा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी वाल्नेय ने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया। डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि वह कुछ सप्ताह सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे, लेकिन उसके भीतर जो आग थी, वह किसी आराम को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। हमले ने उसे डरा नहीं, बल्कि और अधिक सजग और दृढ़ बना दिया था। राजधानी लौटते ही उसने अपनी सुरक्षा टीम और खुफिया सलाहकारों के साथ एक बंद कमरे में लंबी बैठक की। सामने डिजिटल स्क्रीन पर कई नाम, कंपनियां और राजनीतिक समूहों के नेटवर्क दिखाए जा रहे थे। धीरे धीरे साफ होने लगा कि यह हमला किसी छोटे गिरोह का काम नहीं था। इसके पीछे वे ताकतें थीं जो वर्षों से देश की अर्थव्यवस्था को अपने लाभ के लिए मोड़ती आई थीं। वाल्नेय ने शांत स्वर में कहा, अगर वे मुझे रोकना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसी दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। देश आर्थिक सुधारों के नए दौर में प्रवेश कर रहा था। वाल्नेय ने ग्रामीण निवेश, पारदर्शी कर प्रणाली और शिक्षा सुधार का व्यापक प्रस्ताव रखा। विपक्ष के कुछ नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया, एक उद्योगपति देश चलाएगा। लेकिन जब उसने आंकड़ों और ठोस योजनाओं के साथ जवाब दिया तो सदन में सन्नाटा छा गया। उसकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच रही थी। युवाओं ने उसे बदलाव का चेहरा मान लिया था। सोशल मीडिया पर अभियान चल रहे थे, नई सोच, नया भारत। लेकिन जितनी रोशनी बढ़ती है, उतनी ही गहरी परछाइयां भी बनती हैं। कपेरा अब सिर्फ उसकी साथी नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक सलाहकार बन चुकी थी। वह भावनात्मक रूप से भी उसका सहारा थी और व्यावहारिक रूप से भी। एक रात दोनों उसके कार्यालय की छत पर खड़े शहर की रोशनी देख रहे थे। कपेरा ने पूछा, अगर कभी तुम्हें अपने जीवन और देश के बीच चुनना पड़ा तो? वाल्नेय कुछ पल चुप रहा। मैंने अपना जीवन देश को देने का निर्णय बहुत पहले ले लिया था, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं।
उनके बीच का रिश्ता अब परिपक्व हो चुका था। स्कूल की बचकानी गलतफहमियां पीछे छूट चुकी थीं। कपेरा ने जो माफी मांगी थी वह अब सिर्फ शब्द नहीं रही, वह उसके हर कार्य में साथ निभाकर उसे साबित कर रही थी। इसी बीच खुफिया एजेंसियों ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। वर्षों पहले जो धमकी आई थी उसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट गठजोड़ था जिसे रिचर्ड वॉल्टन ने कभी एक बड़े सौदे में मात दी थी। अब वे लोग बदला लेना चाहते थे। पहले पिता को कमजोर किया, अब बेटे को खत्म करना चाहते थे। वालने ने फैसला किया कि वह भागेगा नहीं। उसने खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरे देश के सामने उसने कहा, अगर मुझे डराकर रोका जा सकता तो मैं गांव धनपुरा से यहां तक नहीं पहुंचता। मेरा जीवन पारदर्शी है। अगर कोई आरोप है तो खुले मंच पर आए। उसकी इस निर्भीकता ने लोगों के दिल जीत लिए। लाखों युवाओं ने उसके समर्थन में मार्च निकाला। गांवों में, शहरों में, विश्वविद्यालयों में हर जगह उसका नाम गूंजने लगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन धनपुरा में विशाल जनसभा रखी गई। वही गांव जहां कभी उसे ताने दिए गए थे, आज हजारों लोग उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। मंच पर खड़े होकर उसने अपने दत्तक पिता मोहन को याद किया। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं इस मिट्टी का कर्ज कभी नहीं चुका सकता, उसने कहा। यहीं से मैंने सीखा कि संघर्ष ही असली शिक्षा है। सभा खत्म होने ही वाली थी कि अचानक अफरा तफरी मच गई। भीड़ के बीच से गोली चलने की आवाज आई। सुरक्षा टीम तुरंत सक्रिय हुई। एक गोली मंच की ओर बढ़ी, लेकिन वालने को धक्का देकर कपेरा ने उसे गिरा दिया। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। कुछ क्षणों के लिए समय ठहर गया। कपेरा घायल थी, लेकिन होश में थी। वालने की आंखों में भय और क्रोध दोनों थे। हमलावर पकड़ा गया। जांच में खुलासा हुआ कि उसे बड़े पैसों का लालच देकर भेजा गया था। अस्पताल में कपेरा के बिस्तर के पास बैठा वालने पहली बार टूट गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी आवाज कांप रही थी। कपेरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम देश के लिए लड़ रहे हो। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा? उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। अब यह सिर्फ एक युवा नेता की कहानी नहीं रही थी, बल्कि साहस और त्याग की कहानी बन चुकी थी। संसद ने सर्वसम्मति से विशेष सुरक्षा कानून पारित किया। जांच एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश किया। दोषियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ महीनों बाद जब कपेरा पूरी तरह स्वस्थ हो गई, वालने ने सार्वजनिक मंच पर उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। पूरा देश इस क्षण का साक्षी बना। कपेरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। वे कहा, विवाह सादगी से धनपुरा में हुआ। वही खेत, वही सितारे, वही मिट्टी, जहां कभी एक छोटे लड़के ने बड़े सपने देखे थे। समय बीतता गया। वालने ने राजनीति और व्यापार दोनों में संतुलन बनाए रखा। उसने शिक्षा सुधार लागू किए, ग्रामीण उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ा और युवाओं को नेतृत्व के अवसर दिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। लेकिन हर सफलता के बाद वह धनपुरा लौटता, मोहन की कब्र पर फूल चढ़ाता, सरला के साथ बैठकर खाना खाता और बच्चों के साथ मिट्टी में खेलता। एक शाम, वर्षों बाद, वह और कपेरा उसी खेत में बैठे थे। उनके बच्चे पास में खेल रहे थे। कपेरा ने पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि अगर वह धमकी न आई होती तो तुम्हारा जीवन अलग होता? वालने ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, शायद। लेकिन तब मैं यह नहीं जान पाता कि असली ताकत धन में नहीं, संघर्ष में है। और असली हीरो वही है जो अपने डर से जीत जाए। सितारे चमक रहे थे। धनपुरा की हवा में अब उम्मीद थी। एक अरबपति का बेटा, जिसे कभी छिपाकर गांव भेजा गया था, अब देश का सच्चा नायक बन चुका था, क्योंकि उसने अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि शक्ति बना लिया था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन वालने का जीवन कभी ठहरा नहीं। विवाह के बाद भी उसकी जिम्मेदारियां कम नहीं हुईं, बल्कि और बढ़ गईं। अब वह सिर्फ एक नेता या उद्योगपति नहीं था, बल्कि एक परिवार का मुखिया भी था। कपेरा उसके साथ हर कदम पर खड़ी थी, सिर्फ पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि उसकी सबसे विश्वसनीय साथी के रूप में। देश में उसके सुधारों का असर साफ दिखने लगा था। गांवों में छोटे उद्योग फलने लगे, युवाओं को नई नौकरियां मिलीं और शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आई। लेकिन हर बदलाव के साथ विरोध भी बढ़ता गया। कुछ पुराने राजनेता और भ्रष्ट व्यापारी अब भी भीतर ही भीतर साजिशें बुन रहे थे। एक दिन कैबिनेट बैठक के दौरान
वाल्ने को सूचना मिली कि देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था में भारी घोटाले के संकेत मिले हैं। यह वही संस्था थी जो वर्षों से गरीबों के लिए योजनाएं चलाती थी। जांच में पता चला कि कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर देश का पैसा बाहर भेज रहे थे। वाल्ने ने बिना देर किए विशेष जांच दल गठित किया। उसने स्पष्ट कहा, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। इस फैसले से राजनीतिक भूचाल आ गया। कुछ लोग खुलेआम उसके खिलाफ खड़े हो गए। मीडिया के एक वर्ग ने भी उसके चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पुराने वीडियो, आधे अधूरे बयान, सबको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा। कपेरा ने एक रात उससे कहा, ये लोग तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, क्या तुम तैयार हो? वाल्ने ने दृढ़ आवाज में कहा, जब मैं धनपुरा में था तब भी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं तब नहीं टूटा तो अब क्यों टूटूंगा? उधर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उसकी पहचान मजबूत हो रही थी। उसे कई देशों में आमंत्रित किया गया, आर्थिक सम्मेलनों, शांति वार्ताओं और व्यापारिक समझौतों के लिए। हर जगह वह अपने देश के हित को प्राथमिकता देता। लेकिन तभी एक और बड़ा संकट सामने आया। देश के उत्तरी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आ गई। भूकंप ने हजारों घरों को तबाह कर दिया। वाल्ने ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया। वह खुद हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा। मलबे के बीच बच्चों को ढूंढता, घायल लोगों को सांत्वना देता। उसकी मौजूदगी ही लोगों के लिए उम्मीद बन गई। एक बूढ़ी महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू सच में हमारा अपना है। उस पल उसे मोहन की याद आ गई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने घोषणा की कि पुनर्निर्माण के लिए सरकारी और निजी दोनों संसाधन लगाए जाएंगे। उसकी कंपनी ने करोड़ों का फंड जारी किया। इस बीच जांच दल ने वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। कुछ बड़े नाम सामने आए। देश हिल गया। लेकिन वाल्ने ने दबाव में आए बिना कार्रवाई जारी रखी। अदालत में केस चला, दोषियों को सजा मिली। यह पहली बार था जब इतने प्रभावशाली लोगों को कानून के कटघरे में खड़ा किया गया। उसकी लोकप्रियता फिर चरम पर पहुंच गई, लेकिन वह पहले जैसा उत्साहित नहीं था। अब वह और अधिक गंभीर हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि असली लड़ाई सत्ता पाने की नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में बनाए रखने की है। एक शाम वह धनपुरा गया। सरला अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसने वाल्ने के सिर पर हाथ रखकर कहा, तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए वही छोटा बच्चा रहेगा। वाल्ने ने झुककर उनके पैर छुए। उसने गांव के स्कूल को विश्वविद्यालय में बदलने की योजना घोषित की। वह चाहता था कि धनपुरा का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उधर कपेरा ने महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया। उसने ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले। धीरे धीरे कपेरा भी एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन गई। कुछ वर्षों बाद देश में आम चुनाव हुए। जनता ने भारी बहुमत से वाल्ने को फिर चुना। लेकिन इस बार उसने जीत का जश्न सादगी से मनाया। उसने अपने भाषण में कहा, यह जीत मेरी नहीं, उन लोगों की है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। समय के साथ उनके घर में खुशियां भी बढ़ीं। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वाल्ने उन्हें सिखाता कि असली ताकत पद या पैसा नहीं, बल्कि ईमानदारी है। एक दिन उसका बेटा पूछ बैठा, पापा, क्या आप हमेशा हीरो रहेंगे? वाल्ने मुस्कुराया, हीरो वह होता है जो दूसरों के लिए सही काम करे। अगर तुम यह करोगे तो तुम भी हीरो बनोगे। कहानी अब सिर्फ वाल्ने की नहीं रही थी। यह एक विचार की कहानी बन चुकी थी कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी बच्चा, चाहे वह गांव में पला हो या महलों में, देश का भविष्य बदल सकता है। रात को छत पर खड़े होकर वाल्ने ने कपेरा से कहा, हमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। कपेरा ने उसका हाथ थाम लिया। सफर कभी खत्म नहीं होता, बस मंजिलें बदलती रहती हैं। आसमान में चांद चमक रहा था। नीचे शहर की रोशनी फैली थी और धनपुरा की मिट्टी से उठा वह बच्चा अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक युग बन चुका था।